हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से चुनमिंग वुडोंग साइड के अज़ूरे ड्रैगन और मोजिन को डिफीट करके मेडिसिन इमॉर्टल की ग्रेव तक पहुंचने के मैप को हासिल करता है। अब वो खुद तो उस मैप को सॉल्व नहीं कर पाता, इसलिए अपने साथियों के पास ले जाता है, लेकिन रात भर ट्राई करने के बाद भी वो लोग इस मैप को सॉल्व करने में फेल हो जाते हैं। अब ये देखने के बाद चुनमिंग ये प्लान बनाता है कि वो इस इंफॉर्मेशन को यहाँ मौजूद सभी लोगों में फैला देगा, ताकि वुडोंग सेट वाले आसानी से इन लोगों को पकड़ ना पाए। मगर चुनबाई किससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, लेकिन जोंग के थोड़ा समझाने के बाद वो भी मान जाता है। अब इन लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर फैलाएंगे कैसे, क्योंकि ऐसे ही फैलने वाली अफवाहों पर लोग जल्दी यकीन नहीं करते। इस समस्या का समाधान करते हुए चुनमिंग बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं एक ऐसे पर्सन को जानता हूँ जो कि इस काम को करने के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हमें वुडोंग साइड को दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन ह्योन अपने सेक्ट लीडर को नियांग में हुई सभी घटनाओं के बारे में रिपोर्ट करता है। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि अच्छा, तो माउंट और साइड के डिवाइन ड्रैगन के बारे में फैलने वाले सभी रूमर्स ट्रू है। फिर वो जिन ह्योन से बोलते हैं, क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ था। नहीं, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सारी गलती हमारे सेक्ट की मार्शल आर्ट्स की है। क्योंकि अगर तुम किसी भी सेक्ट की मार्शल आर्ट को जितना ज़्यादा ट्रेन करते हो, वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती जाती है, लेकिन वुडोंग सेट की मार्शल आर्ट के ऊपर ये बात अप्लाई नहीं होती। इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं ये तुम्हें शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि अगर मुजिन ने दूसरे साइड की मार्शल आर्ट को लर्न किया होता तो वो माउंट और साइड के डिवाइन ड्रैगन से नहीं हारता। क्या तुम समझ रहे हो मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ? अब यहाँ पर जिन ह्यान तो कश्मकश में पड़ जाता है, क्योंकि अगर वो हाँ में जवाब देता है तो फिर वो अपने ही साइड की मार्शल आर्ट की बेइज्जती कर देगा, और अगर वो ना में जवाब देता है तो फिर वो अपने सेक्ट लीडर को ऑफेंड कर देगा। इसीलिए वो बीच का रास्ता चुनते हुए बोलता है कि सेक्ट लीडर, मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि बच्चे, मैंने तो बस तुम्हें ये रीजन बताया है कि आखिर क्यों हमें ओरिजिन एनर्जी पिल की जरूरत है। अब यहाँ जिन ह्योन को ये समझ आ जाता है कि इन लोगों को स्ट्रांग बनने के लिए अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, जो कि ओरिजिन एनर्जी पिल के ज़रिए ही मुमकिन है। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि मैंने पहले एक गलत जजमेंट ले लिया था। मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि माउंट और साइड का डिवाइन ड्रैगन मूजिन को डिफीट कर देगा, बल्कि मैंने तो ये सोचा था कि तुम लोग उसे रोकने में कामयाब हो जाओगे। अपनी नाकामी की बात सुनने के बाद जिन ह्यान सेक्ट लीडर से माफ़ी मांगता है। वो उससे पूछते हैं कि बताओ, डिवाइन ड्रैगन से एज अ पर्सन मिलने के बाद तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? जिन ह्योन सीधे सीधे जवाब दे देता है कि ये बंदा कंप्लीट मॉन्स्टर है। भले ही माउंट और साइड के दूसरे डिसाइपल्स भी स्ट्रांग है, लेकिन ये बंदा बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पर है। अब ये सुनने के बाद सेक्ट लीडर सोचते हैं कि यार, अगर हमारे सेट का सबसे जीनियस बंदा भी ऐसी बात कर रहा है तो फिर इस मैटर को सीरियस लेना होगा। क्योंकि अगर टैलेंट की बात करें तो जिन ह्यान अज़ूरे ड्रैगन मुजिन को भी सरपास करता है। अब इस जैसा कोई अगर माउंट और साइड के डिवाइन ड्रैगन को अपने सामने खड़ी दीवार की तरह देखता है तो फिर वुडोंग साइड के डिसाइपल्स का फ्यूचर खतरे में है। वो जिन ह्यान से बोलते हैं, क्या तुम न्यांग जाना चाहोगे? जिन ह्यान बोलता है, क्या मैं वहां जाना डिजर्व भी करता हूँ? सेक्ट लीडर बोलते हैं कि हाँ, तुमने एक गलती की है और तुम्हें उसे सुधारने का एक मौका तो मिलना चाहिए। वो बताते हैं कि हमारी न्यांग जाने वाली टीम की सभी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है और इस बार उनके साथ हमारे एल्डर जाएंगे। जिन ह्यान ये सुनने के बाद सोचता है कि अच्छा, तो हमारा मेन सेक्ट अब इस चीज़ में हिस्सा लेगा। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि तुम्हारे पास अपनी गलती को सुधारने का एक गोल्डन चांस है, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम इसका यूज़ करते हुए मुझे वो ला कर दो जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मेरा गैस सही निकलता है तो माउंट और साइड का डिवाइन ड्रैगन उस ट्रेजर मैप को सॉल्व ना करने की वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया होगा। वो बस हम लोगों के न्यांग में पहुंचने का इंतजार कर रहा हूँगा, ताकि किसी अच्छे मौके का यूज़ करते हुए हमसे उस ओरिजिन एनर्जी पिल के मेथड को चुरा ले। अब मैं बस तुम लोगों पर ट्रस्ट करता हूँ कि तुम अपने काम में फेल नहीं होंगे। इतना भरोसा देखने के बाद जिन ह्यान ग्रीट करते हुए बोलता है कि सेक्ट लीडर, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, इस बार हम अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। फिर सीन चेंज होकर के हमें लुओयांग सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक भिखारी भीख मांग रहा होता है। तभी उसे दो लोगों के बातें करने की आवाज़ सुनाई देती है। वो लोग माउंटॉस सेक्टर वुडोंग साइड के बीच हुई फाइट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसे सुनने के बाद वो आदमी दौड़ता हुआ वहां से चला जाता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि वो दौड़ता दौड़ता अपने बेस पर पहुंच गया होता है। और यारो, जरा देखो यहाँ पर कैसी छोटी से छोटी चीजों को कितने अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। इस मानवा की स्टोरी और आर्ट बिल्कुल ही परफेक्ट है। यही रीजन है कि मैं इस मानवा को इतना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो वो भिखारी अपने बेस पर रुके हुए दूसरे पर्सन को इस खबर के बारे में बताता है। वो दूसरा पर्सन अपनी लिखी हुई खबरों में इस खबर को भी शामिल कर देता है।
अब ये सारी खबरें पहुंचती है उनके लीडर के पास, जो कि इस माउंट सेट और वुडोंग सेट वाली खबर को पढ़ने के बाद बोलता है कि बकवास, आखिर कोई बेवकूफ़ी होगा जो कि इन बातों पर यकीन करेगा। वो बोलता है कि मुझे अपने सभी आदमियों की पिटाई करनी चाहिए ताकि वो मुझ तक सही खबरों को पहुंचाए। फिर बोलता है कि आजकल कोई खास खबर छप नहीं रही है। तभी उसकी नज़र न्यांग से आए कुछ पेपर्स पर पड़ती है। वो बोलता है कि चलो देखते हैं कि आखिर न्यांग में क्या चल रहा है। अब उन पेपर्स को पढ़ने के बाद उसे यही पता चलता है कि यार माउंट ऑसेक और वुडोंग साइड के बीच फाइट हुई थी जिसमें माउंट ऑसेक जीत गया। अब वो उस न्यूज़ को कंफर्म करने के लिए डीप में पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि न्यांग में फ्लावरी इल्यूजन सेक्ट और पाथ एकेडमी के बीच पिछले कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था, जिसे सॉल्व करने के लिए माउंट ऑसेक और वुडोंग साइड के सेकंड क्लास डिसाइपल्स ने एक दूसरे के साथ स्पैरिंग मैच किया। स्पैरिंग मैच के रिजल्ट में माउंट ऑसेक के डिसाइपल्स की जीत हुई। वो दूसरे पेपर्स को चेक करता है जिसमें सेम न्यूज़ लिखी होती है। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरे सभी के सभी आदमी एक साथ गलत बात नहीं लिख सकते। यानी कि ये बात बिल्कुल सही है कि माउंट ऑसेक वुडोंग सेट के खिलाफ जीत गया है। वो बताता है कि 2 साल पहले माउंट ऑसेक ने साउदर्न एज सेट को धूल चटाई थी और अब देखो उसने वुडोंग सेट को भी हरा दिया। भले ही हम उसे उसकी पहली जीत पर लकी कह सकते थे, लेकिन दूसरी जीत पर नहीं कह सकते। यानी कि ये बात क्लियर कट हो चुकी है कि माउंट ऑसेक दोबारा से रिवाइव हो रहा है। वो हमें बताता है कि जियांगू में 10 ग्रेट सेक्ट एग्जिस्ट करते हैं। माउंट ऑसेक भी उन्हीं में से एक था, लेकिन सालों पहले उसने अपने इस मकाम को खो दिया। अब जबकि वो दोबारा से रिवाइव होना स्टार्ट हो गया है, तो फिर पूरे जियांगू में पावर बैलेंस बिगड़ेगा। ये तो बड़ी कमाल की न्यूज़ है, लेकिन एक बात है जो कि मुझे बहुत ही हैरान कर रही है, और वो ये बात है कि वुडोंग सेट का अजूरे सॉर्ड ड्रैगन बेहोशी की हालत में अपने जूनियर्स के साथ जाता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगता है कि हमें माउंट और सेट पर और गहराई के साथ रिसर्च करने की ज़रूरत है। तभी उसे बाहर से कुछ लोगों के शोर मचाने की आवाज़ें आती है। फिर हम देखते हैं चुनम्युंग को, जो कि सीधे ही दरवाज़ा तोड़कर वहाँ पर इंटर होता है। वो उस पर्सन से पूछता है, क्या तुम ब्रांच लीडर हो? वो बोलता है कि हाँ। चुनम्युंग उसे पकड़े हुए दोनों लोगों को झटक कर सीधे ही ब्रांच लीडर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो उसे अपने पास मौजूद ट्रेजरी मैप दिखाकर बोलता है कि भाई हमें एक साथ काम करने की ज़रूरत है। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ बैठकर चाय पी रहा होता है। ब्रांच लीडर उसे देखकर अपने मन में बोलता है कि यार ये बंदा बहुत ही अजीब है, चाय भी ऐसे पी रहा है जैसे कि शराब पी रहा हो। दूसरी साइड चुनम्युंग सोचता है कि यार इन लोगों की चाय का टेस्ट कितना घटिया है, और तो और इन्होंने मुझे दिया भी टूटे हुए कप में है। ब्रांच लीडर कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम माउंट और साइड के डिवाइन ड्रैगन चुनम्युंग हो, तो बताओ यहाँ पर किस काम के लिए आए हो? चुनम्युंग बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बेचने के लिए आया हूँ। ब्रांच लीडर बोलते हैं, क्या आप बेचने के लिए, वो भी भिखारियों के पास, वो भी उनका दरवाजा तोड़कर? चुनम्युंग अपनी सफाई बयान करते हुए बोलता है कि भाई मैं यहाँ पर सिंपली तुमसे मिलना चाहता था। वही लोग थे जो कि मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मुझे इस दरवाजे को तोड़ना पड़ा। ब्रांच लीडर बोलते हैं कि ठीक है, वैसे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम जियांगू के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, इसीलिए मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अभी बेगर सैक के ब्रांच लीडर के ऑफिस में बैठे हो। और बेगर सैक कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम किसी चीज़ को बेच सको, इसीलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने सामान को ब्लैक मार्केट में जाकर बेचने का ट्राई करो। अब चुनम्युंग इन सभी बातों को चुपचाप सुनने के बाद वहां से जाते हुए बोलता है कि ठीक है भाई, अगर तुम्हें मेरे साथ काम नहीं करना है तो मत करो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। वो बोलता है कि यार बेगर सेक्टर पहले जैसा नहीं रहा। एक तो तुमने मुझे अपने दरवाजे पर रोक लिया, और तो और मुझसे किसी चीज को खरीदने पर भी मना कर दिया। बेचारा ब्रांच लीडर तो यही सोच रहा होता है कि यार इतना छोटा सा बच्चा हमारे बेगर सेट के बारे में ऐसे बात क्यों कर रहा है जैसे कि ये इसे बहुत ही लंबे टाइम से जानता हो। चुनमुंग उसे और ज्यादा उकसाते हुए बोलता है कि यार अब मैं क्या करूं, मेरे पास मौजूद चीज इतनी ज्यादा कीमती है कि मैं इसे ऐसे ही किसी भी मार्केट प्लेस पर नहीं बेच सकता। फिर पूछता है, क्या तुम मुझे यहाँ सबसे करीब हाउ क्लैन की ब्रांच का पता दे सकते हो? अब ये सुनने के बाद ब्रांच लीडर के कान खड़े हो जाते हैं। वो सोचता है कि यार ये बंदा बेगर सेक्ट से रिजेक्ट होने के बाद हाउ क्लैन के बारे में पूछ रहा है, यानी कि ये अच्छे से जानता है कि बेगर सेक्ट किस किस्म का बिजनेस करता है। इसके चेहरे को देखकर ही साफ साफ ये पता चल रहा है कि इसे हमारी तरफ से रिजेक्ट होने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और तो और ये भी कह रहा है कि इसके पास मौजूद चीज बहुत ही कीमती है, तो फिर इसे एक बार देखना कोई बुरी बात नहीं होगी। वो सीधे ही पूछ लेता है, बताओ आखिर तुम यहाँ पर क्या बेचने के लिए लाए थे? चुनम्युंग बोलता है, मैं अपना सामान किसी ऐसे इंसान को क्यों बताऊँ जो कि उसे खरीदना ही नहीं चाहता। अब ऐसे जवाब को सुनने के बाद ब्रांच लीडर बिल्कुल ही स्पीचलेस रह जाता है। वो अपने नौकर से कहता है कि जाओ जाकर हमारे लिए कुछ शराब को ले आओ, यानी कि बात आगे बढ़कर बातचीत पर आ चुकी है।
थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चुनमिंग ने अपने ट्रेजरी मैप को शो करवा दिया होता है। ब्रांच लीडर उसे देख हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है कि यार, मैंने आज से पहले ऐसे कई सारे मैप्स को देखा है, लेकिन ये मैप मुझे बिल्कुल ही डिफरेंट वाइब दे रहा है। मैं एक ही नज़र में ये बता सकता हूँ कि ये मैप किसी खास चीज़ को ढूंढने के लिए बनाया गया है। तभी चुनमिंग उसके हाथ पर हिट करते हुए बोलता है कि कम ऑन, मैंने तुम्हें इसे टच करने की इजाज़त नहीं दी। ब्रांच लीडर सोचता है, क्या अभी अभी इस बंदे ने मुझे हिट किया, लेकिन आखिर मैं इसकी किसी मूवमेंट्स को देख क्यों नहीं पाया। सिर्फ मूवमेंट्स ही नहीं, बल्कि मुझे तो यहाँ पर किसी किस्म की कोई फ्लक्चुएशन भी महसूस नहीं हुई। क्या सच में माउंट ऑसेट का डिवाइन ड्रैगन इतना ज्यादा स्किल्ड है? फिर बोलता है कि छोड़ो इन बातों को, अभी काम की बात करते हैं। वो पूछता है कि बताओ, आखिर ये किस चीज का मैप है। चुनमिंग बोलता है कि यार, अब मैं इस चीज के बारे में तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे तो खुद ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं बताना स्टार्ट कहाँ से करूं। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चुनमिंग ने इन लोगों को सभी चीजों के बारे में बता दिया होता है कि आखिर ये मैप है किस चीज का और इसने इसे कैसे हासिल किया। अब सारी बातें जानने के बाद बाहर खड़े दोनों लोगों के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। चुनमिंग बोलता है कि बस बहुत हुआ, मुझे लोगों के ऐसे रिएक्शन देखने की आदत हो चुकी है। वो ब्रांच लीडर से बोलता है, तुम लोगों का ये काम है कि तुम इन सब चीजों पर रिसर्च करके ये साबित करो कि ये सारी चीजें सही है या नहीं, है ना? ब्रांच लीडर बोलता है कि हाँ। चुनमिंग बोलता है कि ठीक है, फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम इस मैप को कितने रुपए में खरीदोगे। ब्रांच लीडर सोचता है, अगर सच में इसने वुडोंग साइड के अजूरे ड्रैगन शॉट को डिफीट करके इस मैप को हासिल किया, और अगर इसकी कही गई बात के मुताबिक इस मैप में शॉर्ट ग्रेवयार्ड तक पहुंचने का रास्ता छुपा है, तो फिर मैं इसकी कीमत नहीं लगा सकता। चुनमिंग बोलता है, क्या तुम इसे खरीदने नहीं वाले? ब्रांच लीडर बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। चुनमिंग बताता है कि यार, मैं इस मैप को सॉल्व नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे बेच दूं। वैसे भी किसी ऐसे मैप को अपने पास रखने का फायदा ही क्या जिसे आप सॉल्व ना कर पाओ। ब्रांच लीडर अपने मन में बोलता है कि हाँ, ये बंदा बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। कोई ऐसा मैप जिसे आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो फिर आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप उसे दूसरे को बेचकर पैसे कमा ले। लेकिन ये फंडा तो बिजनेस का है, टाविस का नहीं, क्योंकि एक सच्चा टाविस कभी भी चीजों की वैल्यू को देखता है, ना कि पैसों को। अगर कोई टाविस्ट होता तो वो कभी ऐसा ना करता, लेकिन ये बंदा तो इसका बिल्कुल ही अपोजिट कर रहा है। क्या ये सच में कोई टाविस्ट भी है? मैंने सुना है कि इन जैसे लोगों के पास जब पावर आती है तो वो इस दुनिया को अपसाइड डाउन कर देते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है। पहली, ये बंदा बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, और दूसरी, ये बंदा सिर्फ अपने सेट को रिवाइव करने के बारे में सोच रहा है। चुनमिंग बोलता है, हे, तुम इतना ज्यादा डीपली किस बारे में सोच रहे हो? मैंने तुमसे ये पूछा है कि तुम इस मैप के बदले मुझे कितने पैसे दोगे। ब्रांच लीडर अपने मन में बोलता है कि यार, पॉसिबिलिटी भले ही कोई भी क्यों ना हो, देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, इसलिए मैं इसे अब भी बेवकूफ बना सकता हूँ। वो बताता है कि अगर तुम्हारे कहे मुताबिक ये मैप हमें शॉर्ट ग्रेवयार्ड तक पहुंचाता है, तो फिर ये बिल्कुल ही प्राइसलेस है, यानी कि हम इसकी कीमत नहीं लगा सकते। लेकिन सामान को बेचने और खरीदने के लिए हमें कई सारे फैक्टर को कंसीडर करना होता है, जैसे कि तुमने मुझे बताया कि तुम इस मैप को वुडोंग साइट से चुरा कर लाए हो। जब लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो उनके खरीदने की तादाद काफी कम हो जाएंगी। और इस मैप को अभी तक कोई सॉल्व भी नहीं कर पाया है। इस मैप को हमने खरीदा है, इस बात को सीक्रेट रखने के लिए भी हमें कई सारे पैसों को खर्च करने की जरूरत होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे पास इस मैप के रियल होने का कोई सबूत नहीं है। तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस मैप की कीमत 1 लाख नियांग लगाता हूँ। और हमारी फ्रेंडशिप फ्यूचर में भी ऐसे ही बनी रहे, इसलिए मैं इसमें 20,000 नियांग और ऐड कर लेता हूँ, तो टोटल कीमत होंगी 1,20,000 नियांग। चुनम्युंग हैरान होते हुए बोलता है, क्या 1,20,000 न्यांग? अब ये देखने के बाद ब्रांच लीडर खुश होते हुए अपने मन में बोलता है कि हाँ, फंस गई मछली जाल में। वो और तेल पानी लगाते हुए बोलता है, तुम हमारे पास फर्स्ट टाइम बिजनेस करने के लिए आए हो, इसलिए मैं तुम्हें इतनी अच्छी प्राइस दे रहा हूँ, वरना पूरे जियांगू के अंदर इस मैप की तुम्हें 1 लाख से ज्यादा कीमत नहीं मिलेंगी। चुनम्युंग मैप लेकर वहां से जाते हुए बोलता है, अपने पैसे अपने पास ही रखो, मुझे बस ये बता दो कि हाउ क्लैन जाने का रास्ता किधर है। अब ये देखने के बाद ब्रांच लीडर घबराते हुए बोलता है, क्या क्या तुम्हें इतनी प्राइस पसंद नहीं आई? चुनम्युंग बोलता है कि नहीं, मैंने जितना सोचा था ये इससे काफी कम है। ब्रांच लीडर बोलता है कि ठीक है, फिर 1,50,000 कैसा रहेगा? तुम माउंट ऑसेट के डिवाइन ड्रैगन हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ऑफर दे रहा हूँ। चुनमिंग बोलता है, सिर्फ 1,50,000 न्यांग? तुम लोग तो बहुत ही बड़े बेशरम हो। हम देखते हैं कि उसने गुस्से से वहां पर अटैक कर दिया होता है, जिस वजह से वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वो ब्रांच लीडर पर गुस्सा होते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ स्कैम करने की? ब्रांच लीडर घबराते हुए बोलता है कि ठीक है, 2 लाख न्यांग कैसे रहेंगे?
चुनमिंग बोलता है कि नहीं, लगता है कि तुम्हारा दिमाग अब भी जगह पर नहीं आया। वो अपने हाथ से 3 फिंगर्स को दिखाता है, जिसे देखने के बाद ब्रांच लीडर बोलता है कि ठीक है, मैं 3 लाख न्यांग देने के लिए तैयार हूँ। चुनमिंग बोलता है कि मामू, तुम अब भी मेरी बात को नहीं समझे। मैं 3 लाख नहीं बल्कि 3 मिलियन न्यांग की बात कर रहा हूँ, यानी कि 30 लाख न्यांग। वो बोलता है कि मैं इससे एक पैसा भी कम नहीं लूंगा। अब ये सुनने के बाद ब्रांच लीडर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या 3 मिलियन यांग? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कितने पैसों के बारे में बात कर रहे हो? अगर मैं लोयांग ब्रांच में मौजूद सभी चीजों को बेच देता हूँ तो सिर्फ 1 मिलियन यांग बनेंगे, और अगर मैं अपने मेन सेट से पैसों को मंगाता हूँ तो उन्हें यहाँ तक आने के लिए आधा महीना लग जाएगा। चुनमिंग साफ साफ बोल देता है कि भाई मैं क्या करूँ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें मेरे साथ डील करनी है तो करो, वरना मत करो। वो यहाँ पर ब्रांच लीडर को ये बता रहा होता है कि उन्हें यहाँ पर जरूरत है, ना कि चुनमिंग को। ब्रांच लीडर भी बात को समझते हुए बोलते हैं कि ठीक है, फिर 2 मिलियन यांग कैसे रहेंगे? वैसे ये रकम बहुत ही बड़ी है, इसलिए 1 मिलियन यांग मैं तुम्हें अभी दूंगा और 1 मिलियन एक महीने के बाद। चुनम्योंग बोलता है कि नहीं, मुझे 3 मिलियन यांग अभी चाहिए, वरना मैं ये तुम्हें नहीं बेचने वाला। अब ये देखने के बाद ब्रांच लीडर परेशान होते हुए सोचता है कि यार, अब मैं इस बंदे का क्या करूं? ये तो मेरी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये बंदा इस मैप की ओरिजिनल वैल्यू को जानता है या फिर ऐसे हवा हवा में ही अपनी किस्मत को आजमा रहा है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि ये बहुत ही चालाक टाओइस्ट है, क्योंकि इसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ही मैं ये गैस कर सकता हूँ कि अगर मैं इसकी डील को एक्सेप्ट नहीं करता तो ये सीधे ही हाउ क्लैन की तरफ रवाना हो जाएगा। फिर बोलता है कि सर, जितने पैसे आप हमसे मांग रहे हो उतने अभी लुओ यांग ब्रांच में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपकी डील को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। चुनम्योंग बोलता है कि ठीक है, मैं जानता था कि तुम भिखारियों के पास इतना पैसा नहीं होगा, लेकिन अब भी ऐसा एक तरीका है जिसके जरिए तुम पैसों को जमा कर सकते हो। ब्रांच लीडर हैरान होते हुए बोलता है, आखिर तुम किस तरीके की बात कर रहे हो? चुनम्योंग बोलता है कि मैं फाइनेंस कॉन्टिनेंटल मैनर की बात कर रहा हूँ, तुम्हें सिंपली वहां जाकर अपने सेट के नाम पर लोन लेना होगा। ब्रांच लीडर बोलता है, क्या लोन लेना होगा? ये तो जिंदगी बर्बाद करने का सबसे फास्ट तरीका है। चुनम्योंग बोलता है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे भिखारी बनकर बड़ी आबाद जिंदगी जी रहे थे। ब्रांच लीडर चिल्लाते हुए बोलता है कि हमारी इंसल्ट करना बंद करो। वो बोलता है कि देखो, मैं तुम्हें 2 मिलियन यांग से ज्यादा नहीं दे सकता, भले ही तुम इस डील को एक्सेप्ट करो या ना करो। और मैं ये तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हाउ क्लैन तो तुम्हें 1 मिलियन भी नहीं दे पाएगा। अगर तुम चाहो तो वहां जाकर चेक कर सकते हो। अब ये सुनने के बाद चुनमिंग वहां से जाने लगता है। ब्रांच लीडर उससे पूछता है, क्या तुम सच में हाउ क्लैन जा रहे हो? चुनमिंग बोलता है कि नहीं, मैं वुहान ब्रांच जा रहा हूँ। अब यारो, वुहान ब्रांच भी बेगर साइड की लुओ यांग ब्रांच की तरह एक और ब्रांच है, जिसका नाम सुनने के बाद हमारे लुओ यांग ब्रांच के मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो चुनमिंग को रोकते हुए बोलते हैं कि नहीं, तुमने यहाँ आने के लिए काफी मेहनत की होगी, तो फिर तुम चीजों को यही सेटल किए बगैर कैसे जा सकते हो? चुनमिंग बोलता है, मैं यहाँ पर इसीलिए आया था क्योंकि ये मेरे घर से करीब थी, लेकिन अब जबकि यहाँ पर काम नहीं बन रहा है तो फिर मुझे वुहान ब्रांच जाना ही होगा। वैसे भी वो तुम ही थे जिसने कि मुझसे कहा था कि लुओ यांग ब्रांच के पास ज्यादा पैसे नहीं है। ब्रांच लीडर सोचता है कि नहीं, 9 फिंगर बैगर उस ब्रांच को मैनेज करता है। अगर मैं इतने बड़े क्रेडिट को उस ब्रांच में जाने देता हूँ तो फिर हमारी ब्रांच तो खत्म हो जाएंगी। सारे एल्डर उसी ब्रांच को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। वो अपने थरथर करते हुए हाथों के साथ बोलता है कि ठीक है, मैं उस मैप को 3 मिलियन न्यांग के बदले खरीदने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब चुनम्योंग का इस डील को इतने आसानी से एंड करने वाला था। वो बोलता है कि मिस्टर, तुमसे किसने कह दिया कि मैं इस मैप को 3 मिलियन यांग में बेचने वाला हूँ? ब्रांच लीडर बोलता है कि माफ करना, मैं कुछ समझा नहीं। चुनम्योंग हंसते हुए बोलता है कि ब्रांच लीडर, अब इस मैप की कीमत 3.5 मिलियन यांग हो चुकी है। अब ब्रांच लीडर के तो इसे सुनने के बाद पसीने छूट जाते हैं। वो बोलते हैं कि लेकिन अभी थोड़ा टाइम पहले तो तुमने कहा था कि तुम इसे 3 मिलियन यांग में बेचोगे। चुनम्योंग बोलता है कि हाँ, मैंने कहा था, लेकिन तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मार्केट में चीज़ों की कीमत हर सेकंड के साथ बदलते रहती है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस मैप की कीमत और ज़्यादा बढ़ने वाली है। देखो, अब तो ये 3.8 मिलियन हो गई। ब्रांच लीडर के तो ये सुनने के बाद पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चुनम्योंग बोलता है कि देखो, अब तो ये 4 मिलियन यांग होने जा रही है। तभी ब्रांच लीडर चिल्लाकर बोलता है कि नहीं, मैं इसे 3.8 मिलियन यांग पर खरीदता हूँ। अब ये सुनने के बाद चुनम्योंग बड़ी प्यारी सी स्माइल देते हुए बोलता है कि मुबारक हो, आपने इस मैप को 3.8 मिलियन यांग पर खरीद लिया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ब्रांच लीडर ने चुनम्योंग को अपने पास से 1 मिलियन और लोन उठा करके 2.8 मिलियन, यानी कि टोटली 3.8 मिलियन यांग दे दिए होते हैं।
वो बोलते हैं कि देखो, हम भिखारियों की आंखें चारों तरफ मौजूद है, अगर ये मैप गलती से भी फेक निकलता है तो हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। चुनमिंग बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें 100% गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि ये मैप ओरिजिनल है। ब्रांच लीडर हैरान होते हुए बोलते हैं, आखिर तुम इस चीज को इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हो, क्या इसके पीछे कोई रीजन है? चुनमिंग बोलते हैं कि ऑफ कोर्स। ब्रांच लीडर सोचते हैं कि यार, अगर ये मैप ओरिजिनल है तो फिर अभी जितने पैसे हमने पे किए हैं उसके भी 4 गुना ज्यादा पैसे हम कमा सकते हैं। वो चुनमिंग से पूछते हैं कि बताओ आखिर रीजन क्या है। चुनम्यूंग सीधे ही बता देता है कि भाई, इस मैप को वुडोंग सेट के लोगों ने पहले ही सॉल्व कर दिया है, इसलिए तुम लोगों को इसे जल्दी सॉल्व करने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे से पहले ही वुडोंग सेट के लोग उस शॉर्ट ग्रेवयार्ड तक पहुंच जाए। अब इतनी खूबसूरत बात बताकर वो हंसता हुआ वहां से चला जाता है। उसके वहां से जाने के बाद ब्रांच लीडर के साथ खड़ा हुआ आदमी बोलता है, लीडर, क्या आपको नहीं लगता कि हमें उसे रोकना चाहिए, क्योंकि उसने अभी यहाँ पर हमें काफी बुरी बात बताई है। लेकिन ब्रांच लीडर की तरफ से तो कोई जवाब ही नहीं आता। वो जब उनकी तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि भाई, शौक के हमारे ब्रांच लीडर का मुंह इतना बड़ा खुला है कि हम उसके अंदर पूरे माउंट एवरेस्ट को घुसा सकते हैं। वो चिल्लाकर बोलते हैं कि जाओ जल्दी से उस बच्चे को पकड़ो, उस हरामी ने हमें दिन दहाड़े 3.8 मिलियन का चूना लगा दिया। सीन चेंज होकर के हमें माउंट और सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर सेक्ट लीडर अपने डिसाइपल्स के वापस आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी पीछे से इकोनॉमी एजेंसी के लीडर आते हुए बोलते हैं कि वो लोग बहुत ही हार्टलेस है, कम से कम उन्हें हमें एक सिंगल लेटर तो भेजना चाहिए था। सेक्ट लीडर अपने डिसाइपल्स की साइड लेते हुए बोलते हैं कि नहीं, वो लोग मिशन पर गए हैं, किसी गेम को खेलने के लिए नहीं, जरूर वो अपने मिशन को कंप्लीट करने में बिजी होंगे। एजेंसी लीडर बोलते हैं कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम दिन में 15 बार यहाँ न्यांग से आने वाली सड़क को देखने के लिए क्यों आते हो? तभी मार्शल हॉल एल्डर बोलते हैं कि सेक लीडर, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि वो अपने मिशन को बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। एजेंसी लीडर बोलते हैं, क्या तुम अपने डिसाइपल्स के लिए परेशान नहीं हो? अनबिलीवेबल। मार्शल हॉल एल्डर बोलते हैं कि हाँ, मुझे उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमसे बिल्कुल ही डिफरेंट है। एजेंसी लीडर बोलते हैं कि हाँ, उन्हें तो हमसे डिफरेंट होना ही होगा, हम उन्हें अपने जैसा बिल्कुल भी बनने नहीं दे सकते, हम उन्हें उन चीज़ों से गुजरने नहीं दे सकते जिनसे हम गुजरे हैं। अब सेक लीडर हमें बताते हैं कि इकोनॉमी एजेंसी लीडर किन चीज़ों की बात कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि हमने माउंट वर्साइड को उस टाइम ज्वाइन किया था जब उसका डाउनफॉल शुरू हुआ था। हमने उसे अपनी आंखों से डिस्ट्रॉय होता हुआ देखा है। हमने ये देखा है कि वो लोग जिन पर हम ट्रस्ट करते हैं वो अपने बुरे टाइम में किस तरीके से हमें पीठ दिखाकर चले जाते हैं। और तो और हमने अपने कई सारे साथियों को माउंट और सेक्ट छोड़ते हुए देखा है। इतने ज़्यादा केओस वाले टाइम में बड़े होने की वजह से हम अपने मार्शल आर्ट पर फोकस नहीं कर पाए। यही रीज़न है कि वो लोग जिन्होंने इस पेन और डाउनफॉल को नहीं देखा है वो हमसे डिफरेंट होंगे। एजेंसी लीडर बोलते हैं कि मैं उन लोगों को हमारी जैसी बेकार लाइफ गुजारते हुए देखने के बदले एक अच्छी लाइफ गुजारते हुए देखना पसंद करूंगा, और अगर इसे करने के लिए मुझे अपने हॉनर पर से भी गिव अप करना पड़े तो मैं करूंगा। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि उन लोगों पर भरोसा रखो, वो एक न्यू माउंट और सेट की शुरुआत करेंगे, हम लोगों को बस एज अ फर्टिलाइजर यूज होते हुए उन लोगों को ग्रो करवाना होगा। तभी वहां पर उनैम की एक लेटर के साथ एंट्री होती है। वो बोलते हैं कि सेक्ट लीडर, इसे हमारे यूनहा मर्चेंट गिल्ड के यंग मास्टर ने भेजा है। उस लेटर को पढ़ने के बाद सेक्ट लीडर को यह पता चलता है कि न्यांग में माउंट और सेट के डिसाइपल्स ने फ्लावरी इल्यूजन सेट के बिहाव पर वुडोंग सेट से फाइट को लड़ते हुए जीत हासिल की है। अब वहाँ के हालात भी सुधर चुके हैं। फ्लावरी इल्यूजन सेट ने दोबारा से डिसाइपल्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद तो उन सभी लोगों के चेहरे पर हमें हैरानी और खुशी एक साथ नजर आती है। सेक्ट लीडर खुश होते हुए बोलते हैं कि उन लोगों ने कर दिखाया, वो लोग सच में वुडोंग सेट के खिलाफ जीत गए। वो अपने मन में ही उन्हें दुआएं देते हुए बोलते हैं कि इसी तरीके से ग्रो करते रहो, एक दिन तुम्हें अपने सेट को टॉप 10 ग्रेट सेट में शामिल करवाना है। फिर वो उनैम से उन लोगों की वापसी के बारे में पूछते हैं। उनैम बताते हैं कि भाई, इस बारे में तो हमें कोई न्यूज़ नहीं मिली, लेकिन अब जबकि उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं है तो फिर वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। सेक्ट लीडर बोलते हैं कि हाँ, उन्हें आने में कम से कम 3 दिन लग सकते हैं। अब वो इकोनॉमी एजेंसी के लीडर को कुछ कहने ही वाले होते हैं कि वो उनकी बात को काट देते हैं। वो बोलते हैं कि सेक्ट लीडर, मैं जानता हूँ कि आप उनके वापस आने पर एक वेलकम पार्टी रखना चाहते हो, इसलिए मैं अभी जाकर के उसका इंतजाम करता हूँ। अब सभी एल्डर अपने अपने कामों को निपटाने के लिए वहां से जाने लगते हैं। सेक्ट लीडर वहीं खड़े होकर के अपने मन में बोलते हैं कि बच्चों, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर वो एल्डर से कहते हैं कि देखो, ये तो काफी अच्छी बात है कि चुनमुंग ने किसी प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं किया, आखिरकार वो भी एक टाओइस्ट है, भले ही वो सेक्ट के अंदर इस तरीके से एक्ट नहीं करता, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो बाहर भी ऐसे एक्ट नहीं करेगा।
वो सभी एल्डर्स भी सेक्ट लीडर की बातों से एग्री करते हैं। अब यार इन बेचारों को कौन ही बताएगा कि चुनमिंग ने वहां न्यांग में क्या गुल खिला रखे हैं। हम लुओयांग ब्रांच को देखते हैं जहाँ का ब्रांच लीडर तो अब भी चुनमिंग के नाम से चिल्ला रहा होता है। वो बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की, मैं तुम्हें अपने इस काम पर रिग्रेट फील कराऊंगा। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि उसी का एक आदमी उसे रिपोर्ट करते हुए बोलता है कि लीडर, जैसा कि आपने हमसे कहा था, हमने मेन सेक्ट में रिइंफोर्समेंट के लिए रिक्वेस्ट कर दी थी, लेकिन उन लोगों ने आंसर दिया है कि उनके पास अभी ज़्यादा मैन पावर अवेलेबल नहीं है। ब्रांच लीडर बोलता है कि ठीक है, किसी ड्राफ्टमैन को बुलाकर इस मैप की कॉपी करवाओ और सभी इंटरेस्टेड सेक्ट से ये कह दो कि हम इस शॉर्ट ग्रेवयार्ड के मैप को कम अमाउंट में बेचने के लिए तैयार है। वो नौकर बोलता है, क्या हमें किसी स्पेसिफिक सेक्ट से इस बारे में पूछने की ज़रूरत है? ब्रांच लीडर बोलता है कि नहीं, सभी छोटे बड़े सेक्ट से पूछना स्टार्ट कर दो और इस काम को सबसे करीबी सेक्ट से स्टार्ट करना। यानी कि चुनयुंग ने जैसा सोचा था प्लान बिल्कुल वैसे ही जा रहा है। इस मैप की इंफॉर्मेशन अब पूरे के पूरे इलाके में फैलने वाली है। ब्रांच लीडर बोलता है कि एक और बात, उस माउंट सेट के डिवाइन ड्रैगन को खोजना मत भूलना। याद रहे, यहाँ पर अब फेलियर की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर हम न्यांग सिटी को देखते हैं जहाँ पर शॉर्ट ग्रेवयार्ड की न्यूज़ फैलते ही कई सारे मार्शल आर्टिस्ट की भीड़ लग गई होती है। लोग बातें कर रहे होते हैं कि इस र्यूमर्स को फैलाने वाला खुद बेगर सेक्ट है, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट जमा ना हो। अब हमें यहाँ पर कुछ नामचीन मार्शल आर्टिस्ट से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जैसे कि जिनशी का डीमन 5 पॉइजन हैंड, रेड स्लाउटर और तो और कई सारे शैडोलेस असासिन भी। हम कुछ लोगों को छत पर खड़ा हुआ देखते हैं। उनमें से एक बताता है कि मैंने यहाँ पर पाइन सैक, स्टोन शॉर्ट सैक और मर्सिलेस मून पवेलियन के लोगों को भी देखा है। लगता है कि इस रीजन में मौजूद सभी नामचीन ग्रुप यहाँ पर पहुंच गए हैं। उस ट्रेजरी मैप को घुमे हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं और देखो कितना कुछ हो गया। हमें पता चलता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वुडोंग सेट का एल्डर हियो सेन है। हम इसे एल्डर सेन कहेंगे। उसके साइड में खड़ा हुआ जिन ह्योन बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है कि इस इंफॉर्मेशन को माउंट सेट के डिवाइन ड्रैगन ने लीक करवाया होगा। एल्डर सेन अपने मन में सोचते हैं, लगता है कि वो बंदा उस ट्रेजरी मैप को सॉल्व नहीं कर पाया होगा, इसलिए उसने इस इंफॉर्मेशन को सभी लोगों में फैला दिया ताकि वो वुडोंग सेट को भी शॉर्ट ग्रेवयार्ड तक पहुंचने से रोक सके। कितना इविल एटीट्यूड है, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलने वाला। वो वहां से जाते हुए बताते हैं कि पहले हम अपने काम को पब्लिक से छुपकर अंजाम देना चाहते थे, लेकिन अब जबकि हमारा प्लान एक्सपोज हो चुका है तो फिर हम अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी यहाँ मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्ट ने हमें सेंस कर लिया होगा, वो बस हमें इग्नोर कर रहे हैं ताकि हमारी तरफ से होने वाले पहले एक्शन को मालूम कर पाए। जैसे ही हम अपने फर्स्ट मूव को चलेंगे वो सभी हमें रोकने के लिए पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इतनी पावर है कि हम उन सभी को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। हम वुडोंग सेट के लोग हैं, हमें इस दुनिया में कोई कुछ करने से रोक नहीं सकता। वो अपने साथियों से कहते हैं कि रेडी हो जाओ, बहुत जल्द हम शॉर्ट ग्रेवयार्ड की तरफ रवाना होंगे। अब ये सुनते ही वहां मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्ट भी उन्हें रोकने के लिए रेडी हो जाते हैं। यार मुझे ये रेड ड्रेस वाला स्लॉटर काफी पसंद आया। एल्डर सैन बताते हैं कि बहुत जल्द ये दुनिया जान जाएंगी कि वुडोंग सेट वाले छुपकर काम इसलिए नहीं कर रहे थे कि हम किसी से डरते हैं, बल्कि हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम यहाँ पर कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहते। वैसे भी रही बात ओरिजिन एनर्जी पिल की, तो उसे तो हम हासिल करके रहेंगे। दूसरी साइड हम चुनम्यूंग को देखते हैं जिसे कि ब्रांच लीडर ने ढूंढ लिया होता है। जांग उन्हें देखकर बोलता है कि यार अब भिखारियों को चुनम्यूंग से क्या काम पड़ गया। चुनबाइक उसे बताता है कि ये कोई मामूली भिखारी नहीं बल्कि बेगर यूनियन की लोयांग ब्रांच का मैनेजर है। जोंग हैरान होते हुए बोलता है, क्या, लेकिन ब्रांच मैनेजर चुनम्यूंग से मिलने के लिए क्यों आया है? चुनबाइक बोलता है कि यार मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन इसकी आंखों को देखकर ये मैं बता सकता हूँ कि ये यहाँ पर कोई फ्रेंडली बात करने के लिए तो नहीं आया है। ब्रांच लीडर चुनम्यूंग से बोलता है, अभी न्यांग के अंदर नॉर्मल लोगों से ज्यादा मार्शल आर्टिस्ट मौजूद है, क्या तुम अपने प्लान को सही डायरेक्शन में जाता देख सेटिस्फाइड हो? चुनम्यूंग बोलता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, वो तुम हो जिसने कि इस इन्फॉर्मेशन को फैलाया है। वैसे भी क्या तुम इतनी दूर मुझसे ऐसी बेकार बातें करने के लिए आए हो? अगर मैं सही से गैस करूँ तो तुमने इस इन्फॉर्मेशन को इसलिए फैलाया होगा ताकि तुम वुडोंग सेट को शॉर्ट ग्रेवयार्ड तक पहुंचने से रोक सको, है ना? अब ब्रांच लीडर को तो ये बातें सुनने के बाद गुस्सा बहुत आ रहा होता है, लेकिन वो अपने आप पर कंट्रोल करते हुए बोलता है कि ठीक है, बताओ तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? चुनम्यूंग बोलता है, मेरा आगे का प्लान, मैं तो बस यहाँ आराम से बैठकर इस शो को एंजॉय करने वाला हूँ। वैसे भी मैंने इस इन्फॉर्मेशन को बेचकर पहले ही काफ़ी पैसा कमा लिया है, इसलिए मुझे गड़बड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ब्रांच लीडर को तो बहुत ही गुस्सा आ गया होता है। वो बोलता है, क्या मैं इसे यहीं पर ही पीट दूँ? तभी उसे याद आता है कि चुनम्यूंग ने कितने आसानी के साथ उसके ऑफिस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो बोलता है कि रहने दो, थोड़ी देर और होल्ड बैक कर लेते हैं।
वो बताता है कि मेन साइट से रेइंफोर्समेंट को पहुंचने में और कुछ दिन लगेंगे, लेकिन हो सकता है कि उतने ही टाइम के अंदर वुडोंग साइट सॉर्ड ग्रेवयार्ड को हड़प कर जाए। इसीलिए मैंने इस इंफॉर्मेशन को चारों तरफ फैला दिया। लेकिन अब अगर हमारी मेन साइट से रेइंफोर्समेंट पहुंच भी जाती है तो हम अकेले इन सभी के सभी मार्शल आर्टिस्ट का सामना नहीं कर पाएंगे। मेरे पास तो एक ही चॉइस बचती है और वो है इस बंदे पर भरोसा करना। फील तो ऐसे हो रहा है कि पूरा आसमान मेरे ऊपर ही टूट पड़ा हो। लेकिन मैं ये शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि जितने कॉन्फिडेंट के साथ ये यहाँ पर लेटा हुआ है, ज़रूर इसने ऐसा कुछ सोच समझ कर किया होगा। चलो थोड़ा इंतज़ार करके देखते हैं कि ये आगे करता क्या है। वैसे तो मुझे इसकी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, लेकिन खामोश रहने में ही भलाई है। चुनम्युंग उसे शराब पेश करता है। ब्रांच लीडर बोलता है कि नहीं, अभी इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। यहाँ पर कई सारे ग्रुप के मार्शल आर्टिस्ट जमा हुए हैं, क्या तुम्हें इन्हें देखकर कुछ फील नहीं हो रहा? चुनम्युंग बोलता है कि सीरियसली वो सभी लोग बहुत ही लालची है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस सॉर्ड ग्रेवयार्ड के अंदर ऐसा है क्या जिसके पीछे सभी के सभी पागल हुए जा रहे हैं। मेरी मानो तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो कि उसके लिए अपनी पैसों को खर्च करेगा। अब यहाँ पर चुनम्युंग ने इनडायरेक्टली ब्रांच लीडर की दुखती नस पर पाँव रखा होता है। हम देखते हैं कि ब्रांच लीडर के भी सहन करने का पारा फट जाता है। वो चिल्लाकर बोलते हैं कि कमीने, मैं जानता हूँ कि तुम भी उस ओरिजिन एनर्जी पिल को हासिल करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम ऐसे ही एक्टिंग करते रहे तो तुम्हारे हाथों कुछ नहीं लगेगा। जरा देखो वहां पर कितने सारे लोग जमा हो चुके हैं। तभी वहां पर एंट्री होती है ईसीओल की, जिसे देख ब्रांच लीडर सोचता है कि यार ये बला कहाँ से अटक की। ईसीओल चुनम्युंग को बताती है कि वुडोंग साइड के लोग शॉर्ट ग्रेवयार्ड को ढूंढने के लिए निकल गए हैं। चुनम्युंग बोलता है कि ठीक है, फिर हमारा भी यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है। वो सभी ब्रांच लीडर की आंखों के सामने ही यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। ब्रांच लीडर नौकरों को ऑर्डर देता है कि उन लोगों का पीछा करो, फिर खुद भी उनके पीछे ही रवाना हो जाता है। वो बताता है कि यार अगर उसे कुछ ना कुछ हासिल करना है तो फिर माउंट और सेट के साथ चिपके रहना होगा। हमें लीडर वी और उनके बेटे वी सोहान को दिखाया जाता है, जिन्हें इस दुनिया में क्या चल रहा है इस बारे में कुछ पता नहीं होता। वी सोहान बोलता है कि फादर, आखिर ये लोग इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? लीडर भी बोलते हैं कि पता नहीं, लेकिन लगता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। सीन चेंज होकर के हमें एक जंगल को दिखाया जाता है, जहाँ पर से वुडोंग सेट के डिसाइपल जा रहे होते हैं। एल्डर सैन अपने पीछे आ रहे लोगों को देखकर बोलते हैं कि जरा देखो इन्हें, गांव बसा भी नहीं तो लुटेरे जमा हो गए। फिर वो अपने साथ दौड़ रहे पर्सन मू योन से कहते हैं कि इन्हें रोकने की कोशिश करो। मू योन भी ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हुए अपनी टीम के साथ पीछे से आ रहे लोगों को रोकने के लिए तैयार हो जाता है। एल्डर सैन सोचते हैं कि यार इन लोगों से बातें करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लालच ने इन्हें अंधा कर दिया है। हम बस ओरिजिन एनर्जी पिल के मेथड को लेकर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। वो अपने एक साथी से पूछते हैं कि बताओ सॉर्ड ग्रेवयार्ड की लोकेशन यहाँ से और कितनी दूर है? वो बताता है कि बस थोड़ी देर में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि वो लोग दौड़ते हुए घने जंगल से निकलकर एक चटियल मैदान में आ पहुँचते हैं। एल्डर सैन उस जगह को देखकर बोलते हैं कि ये कितना ज़्यादा सस्पिशियस है। किसने सोचा था कि हमें इतने घने जंगल के बीच चटियल मैदान देखने को मिलेगा? अब मैं 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि सॉर्ड ग्रेव यहीं पर ही मौजूद होंगी। वो अपने साथ आए सभी डिसाइपल्स को यहाँ सर्च करने का ऑर्डर देते हैं। वो सभी डिसाइपल्स अपनी स्वॉर्ड निकालकर मिट्टी में धंसाना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि ये जान पाए कि यहाँ नीचे कुछ है भी या नहीं। कुछ देर की सर्चिंग के बाद एल्डर सैन को कुछ दिखाई देता है। वो फौरन से उस डिसाइपल के करीब जाकर उसकी पॉइंट की हुई स्वॉर्ड की जगह पर अपनी स्वॉर्ड को धंसाते हैं और फिर मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि फाइनली हमने उसे ढूंढ लिया। वो अपनी स्वॉर्ड में एनर्जी को इकट्ठा कर जमीन पर एक अटैक करते हैं, जिस वजह से उनकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है, जो कि वहां मौजूद मिट्टी को हटाने में मदद कर रही होती है। उस मिट्टी के हटने के बाद दिखने वाला नज़ारा तो बिल्कुल ही चौंकाने वाला होता है, क्योंकि फाइनली फाइनली हमें उस ग्रेवयार्ड में इंटर करने का रास्ता मिल जाता है। दूसरी साइड इनका पीछा करने वाले मार्शल आर्टिस्ट भी वुडोंग साइड के पीछे रुके हुए डिसाइपल्स का काम तमाम करके यहाँ तक पहुंच जाते हैं। वो अपने सामने खड़े वुडोंग साइड के लोगों को देखकर बोलते हैं कि जरा देखो इन्हें, लगता है कि इन्हें कुछ मिला है। उनमें से ही एक चिल्लाकर बोलता है कि बेवकूफो, ये शॉर्ट ग्रेव में इंटर करने की ओपनिंग है। अब आप सभी तो देख ही सकते हैं कि ये सभी के सभी लोग हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर के शॉर्ट ग्रेव के पीछे पड़े हैं। लेकिन दूसरी साइड मौजूद वुडोंग साइड के डिसाइपल्स ने भी कोई कच्ची गोलियां थोड़ी ना खेली है। वो उनसे बराबरी का मुकाबला करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मार्शल आर्टिस्ट बड़ी चालाकी के साथ डोर के करीब पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। एल्डर सैन बड़ी शांति से उन लोगों को अपने तरफ आता देख हियो वुन नाम के पर्सन को आवाज लगाते हैं। वो पर्सन अपनी धमाकेदार एंट्री के साथ उन सभी मार्शल आर्टिस्ट के वेपन को डिस्ट्रॉय करता है और फिर अपने दूसरे मूव के साथ उन सभी के काम को भी तमाम कर देता है।
हमें पता चलता है कि ये पर्सन कोई नॉर्मल डिसाइपल नहीं बल्कि वुडोंग सेट का एक एल्डर है। एल्डर सैम उससे कहते हैं कि मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा पावर के साथ ये लोग हमें पुशबैक कर रहे हैं। हमें जल्दी से अपने ऑपरेशन को स्टार्ट करके ओरिजिन एनर्जी पिल को हासिल करना होगा। उस पिल को हासिल करने के बाद हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तब तक तुम मूयन के साथ काम करते हुए इन सभी लोगों को यहीं पर ही रोके रखो। वो एल्डर अपने ऑर्डर्स को रिसीव करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी साइड हम डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि लाख कोशिश करने के बाद भी सॉर्ड ग्रेव में इंटर करने के डोर को ओपन नहीं कर पाते। एल्डर सैन उन्हें देखकर बोलते हैं कि बच्चों साइड हटो, तुमसे ना हो पाएगा। वो बताते हैं कि मेरे सॉर्ड ऑरा को यूज करने के बाद भी इस डोर पर कोई मामूली सा क्रैक नहीं आया, यानी कि ये किसी नॉर्मल मेटल से नहीं बना है। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे मेरे सॉर्ड ऑरा से भी ज्यादा पावरफुल चीज को यूज करना होगा, और वो पावरफुल चीज है इनहेंस ऑरा, जिसका यूज करते हुए एल्डर सैन उस डोर के ऊपर अटैक करते हैं, जिसके रिजल्ट में हम देखते हैं कि वो डोर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। हम देखते हैं कि उस डोर के टूटने के बाद उसके सभी टुकड़े उसके पीछे बनी हुई लंबी सी गुफा में गिर जाते हैं। अब आप इस फोटो को देखकर ही ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गुफा कितनी बड़ी है। एल्डर सैन भी उसे देखकर सोचते हैं कि यार अगर हम गड़बड़ी में यहाँ से कूद जाते तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। किसने सोचा था कि सॉर्ड ग्रेव को जमीन के इतने गहराई में बनाया गया होगा। क्या हमें सच में ओरिजिन एनर्जी पिल को हासिल करने के लिए इसके अंदर इंटर करना होगा। वैसे अब जबकि हम इतने आगे आ ही चुके हैं तो वापस जाने का कोई चांस नहीं बचता, और मुझे नहीं लगता कि हमारे साथी उन सभी मार्शल आर्टिस्ट को ज्यादा टाइम तक रोक पाएंगे। वो एल्डर हियोवुन को आवाज लगाकर कहते हैं कि देखो अब मैं यहाँ से अंदर इंटर करने वाला हूँ, तो तुम मू यॉन के साथ इस जगह को गार्ड करना। एल्डर हियोवुन बोलते हैं कि यस सीनियर ब्रदर, आप इस काम के लिए बिल्कुल ही बेफिक्र रहे। एल्डर सैन वहां मौजूद दूसरे डिसाइपल से कहते हैं कि मुझे फॉलो करो, हम इस केव में इंटर करने वाले हैं। फिर उस केव में जंप लगाकर बोलते हैं कि वुडोंग सेट को आज कोई नहीं रोक सकता। ओरिजिन एनर्जी पिल हमारी होकर रहेंगी। दूसरी साइड हम माइटी एक्स मैक हाउक को देखते हैं जो कि वुडोंग सेट के एक डिसाइपल से फाइट करके उसे पीछे लौट देता है। वो बोलता है कि बेवकूफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रॉपर्टी पर हाथ डालने की। वो ओरिजिन एनर्जी पिल मेरी है, आज तो मैं तुम्हें दो हिस्सों में कट करके रहूंगा। अब इतना कहने के बाद वो इस डिसाइपल पर अटैक कर ही रहा होता है कि वहां पर एक एल्डर की एंट्री होती है। हाँ, ये एल्डर और कोई नहीं बल्कि मु यिओन है। वो उस मैक हाउक से कहते हैं कि बेवकूफ, तुम किसी जंगली भालू की तरह हो जिसका दिमाग हमेशा से ही गर्म रहता है, तो लाओ आज मैं तुम्हारे दिमाग को ठंडा करने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। फिर सीन वहां से चेंज होकर के हमें फाइव पॉइजन डीमन को उसके दो साथियों के साथ जाता हुआ दिखाया जाता है। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये पर्सन इन सभी मार्शल आर्टिस्ट में सबसे ज्यादा अनलकी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये तो आपको इसके पीछे से आ रहे कुछ लोगों को देखकर ही समझ आ रहा होगा। हाँ, वही लोग जो कि धीरे धीरे इसके और ज्यादा करीब आ रहे हैं। अब ये बेचारा उन्हें देख पाता उससे पहले ही चुनमिंग उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा जड़ते हुए बोलता है कि बेवकूफ, मेरे रास्ते से हट जाओ। हम देखते हैं कि चुनमिंग ने उन तीनों को बगल टिकट आसमान की सैर करने के लिए भेज दिया होता है। वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि चलो हम पहले ही काफी लेट हो चुके हैं। दूसरी साइड हमें ऑलमाइटी एक्स और वुडोंग सेट के एल्डर हियो वुन की फाइट को दिखाया जाता है। हाँ, मैंने इस एल्डर को थोड़ी टाइम पहले मू यिओन कह दिया था, लेकिन इसका नाम हियो वुन है। ऑलमाइटी एक्स अटैक करते हुए बोलता है कि आखिर तुम कब तक मेरे अटैक्स को यूं ही डॉज करते रहोगे। अब ये सुनने के बाद एल्डर वुन भी उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। वो अपनी शॉट को किसी बेल्ट की तरह यूज करते हुए उस अटैक को डिफ्लेक्ट भी कर देते हैं, जिसे देखने के बाद ऑलमाइटी एक्स बोलता है कि अच्छा तो तुम अब अपनी ट्रिक्स को यूज करना स्टार्ट कर दिए हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं आने वाली। लेकिन हम देखते हैं कि एल्डर तो सीधे ही उसके पीछे पहुंच गए होते हैं। वो उसके फेस पर अपनी किक से अटैक करके बोलते हैं कि बच्चे अपनी हद में रहो। हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से ऑलमाइटी एक्स कुछ पेड़ों से जाकर टकराता है, जिस वजह से वहां पर एक धमाका होता है। अब उसकी गूंज को सुनने के बाद वहां मौजूद फाइट कर रहे सभी मार्शल आर्टिस्ट अपने फाइट को रोक देते हैं। एल्डर वुन मुइयन से कहते हैं कि जाओ अपने साथ वुडोंग सेट के डिसाइपल्स को लेकर सॉर्ड ग्रेव की केव में एंटर करो, तब तक मैं इन सभी लोगों से निपटता हूँ। मुइयन भी बात मानते हुए अपने साथ दूसरे डिसाइपल्स को लेकर सॉर्ड ग्रेव की एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगता है। एल्डर वुन वहां मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्ट से कहते हैं कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस जगह को वुडोंग सेट ने अपने अंडर में ले लिया है। अगर तुम में से कोई भी उन लोगों का पीछा करते हुए सॉर्ड ग्रेव की केव में इंटर करना चाहता है तो फिर उसे वुडोंग सेट का सामना करना पड़ेगा। तो फिर मुझे बताओ, क्या कोई ऐसा है जो कि मुझसे फाइट करना चाहता है। अब ये सुनने के बाद वो सभी मार्शल आर्टिस्ट अपनी जगह पर रुक जाते हैं। वो बातें करने लगते हैं कि यार ये बंदा तो वुडोंग सेट का एल्डर है,
इसने माइटी एक्स को सिंगल मूव के साथ में डिफीट कर लिया। आखिर कौन ही होगा जो कि इससे फाइट करना चाहेगा। तभी वहां पर रेड स्लाउटर आकर बोलता है कि ओल्ड मैन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे हो। सॉर्ड ग्रेवयार्ड वाउंडलेस सॉर्ड इंटरसेप्टर से बिलोंग करता था। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम लोग सिर्फ इसे पहले ढूंढने की वजह से अपनी प्रॉपर्टी होने का दावा कर रहे हो। साइड से हेवनली सॉर्ड आकर बोलता है कि हाँ, इस बार रेड स्लाउटर बिल्कुल सही बात कर रहा है। वैसे वुडोंग साइड के एल्डर हियोन वून, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। एल्डर वून सोचते हैं कि यार, इन दोनों से एक साथ फाइट करना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने कम टाइम में इतने डेंजर मार्शल आर्टिस्ट यहाँ कैसे जमा हो गए। हेवनली सॉर्ड बोलता है, अब जबकि मैं रेड स्लाउटर की बातों से एग्री करता हूँ तो फिर मैं भी उसके साथ फाइट को ज्वाइन करूंगा। एल्डर वून बोलते हैं, क्या तुम सच में वुडोंग सेट को अपना एनिमी बनाना चाहते हो। हेवनली सॉर्ड बोलता है कि मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। भले ही वुडोंग सेट वालों ने सॉर्ड ग्रेवयार्ड को सबसे पहले ढूंढा है, लेकिन इसमें इंटर करने का मौका सभी लोगों को मिलना चाहिए। बताओ भैया, तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो। वो सभी बोलते हैं कि हाँ हाँ, हमें भी इसमें इंटर करने का मौका मिलना चाहिए। एल्डर वून बोलते हैं कि बेवकूफ़ हो, अभी तो मैंने तुमसे कहा कि अगर तुम शॉर्ट ग्रेवयार्ड में इंटर करना चाहते हो तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। हेवनली सॉर्ड बोलता है कि नहीं, अगर हमारे दिमागों में डर बैठा होता तो हम इतनी दूर तक आते ही नहीं। एल्डर वून अपने पीछे देखते हैं, जहाँ पर वुडोंग साइड का सिर्फ एक डिसाइपल केव में इंटर करने के लिए रह गया होता है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, तुम लोगों से बाद में फिर मुलाकात होगी। अब इतना कहने के बाद वो जमीन पर एक अटैक करते हैं, जिस वजह से चारों तरफ धूल फैल जाती है। वो वहां मौजूद सभी लोगों को चकमा देते हुए सॉर्ड ग्रेवयार्ड की एंट्रेंस की तरफ जंप लगाकर उसमें एंटर कर जाते हैं। वहां मौजूद सभी लोग यही चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी से उसे रोको, वरना वुडोंग सेक्ट वाले हमसे पहले डिवाइन वेपन्स को हासिल कर लेंगे। हेवनली सॉर्ड और रेड स्लाउटर बड़ी स्पीड से उन सभी लोगों के बीच से दौड़ते हुए सॉर्ड ग्रेवयार्ड की एंट्रेंस पर आ पहुंचते हैं। हेवनली सॉर्ड बोलता है, रेड स्लाउटर, क्या तुम मेरे रास्ते में आने वाले हो। रेड स्लाउटर बोलता है कि नहीं, हमें यहाँ पर अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इतनी बातें कर वो दोनों भी उस केव में इंटर कर जाते हैं। बाहरी साइड के मार्शल आर्टिस्ट ने तो इस केव में इंटर करने के लिए खून की नदियां बहा दी होती है। फिर फाइनली एंट्री होती है चुनम्युंग और उसके साथियों की। चुनम्युंग इस नज़ारे को देख बोलता है कि यार, यहाँ तो कई सारे मार्शल आर्टिस्ट आ चुके हैं। चंदबाई उस पर सारा ब्लेम डालते हुए बोलता है कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। चनम्युंग बोलता है, मुझे थोड़ी ना पता था कि यहाँ पर इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट आ जाएंगे। खैर छोड़ो, मुझे इन बातों से फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो यहाँ पर शॉर्ट ग्रेवयार्ड में इंटर करने के लिए आया हूँ। तो सभी लोग तैयार हो जाओ। याद रखना कि ये एक रियल बैटलफील्ड है, एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। वो सभी शॉर्ट ग्रेवयार्ड की तरफ मूव करने लगते हैं। हम देखते हैं कि चनम्युंग अपने रास्ते में आने वाले सभी मार्शल आर्टिस्ट को हवा में उड़ा रहा होता है। वो बोलता है कि कीड़े मकोड़ो, मेरे रास्ते से हट जाओ। अब पीछे से अटैक करने वाले मार्शल आर्टिस्ट को चुनबाइक संभाल रहा होता है। जोंग इस सिचुएशन को देखकर बोलता है कि यार, ये तो बड़ी डेंजरस सिचुएशन है, इसे हमारे डुअल मैचेस से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। वो तो अच्छी बात है कि चुनम्युंग हमारे साथ है, इसलिए हमें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, वरना ये जगह तो पहले ही खून से भरी पड़ी है। यहाँ मौजूद लोग लालच के मारे एक दूसरे की जान ले रहे हैं। अब वो सभी दौड़ते हुए एंट्रेंस तक पहुंच ही गए होते हैं कि पीछे से कोई चिल्लाकर बोलता है, माउंट और साइड के डिवाइन ड्रैगन, वहीं पर ही रुक जा। चुनम्युंग भी रुककर पीछे देखता है कि भाई कौन है जो कि मेरा नाम पुकार रहा है। वो पर्सन फिर से चिल्लाकर बोलता है कि कमीने, एक तो तूने मुझसे पैसे लूटे, अब मुझे अकेले छोड़कर जा रहा है। हाँ, ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि ब्रांच लीडर होता है। चुनमिंग भी उसे देख अजीब सा फेस बनाकर बोलता है कि सीरियसली, ये भिखारी मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। ब्रांच लीडर अपने सामने आ रहे मार्शल आर्टिस्ट को डिफीट करते हुए बोलता है, उस कमीने ने तो हमें भूल ही गया था, क्या हम उसे कोई जोक नजर आते हैं। फिर सोचता है, लेकिन वो इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट को पार करके इतनी दूर तक पहुंचा कैसे। वो अपने साथियों से कहता है कि क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरे लिए एक रास्ते को क्रिएट करो। उसके साथी बोलते हैं कि बॉस, हम तो यहाँ तक आने में ही थक चुके हैं, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से रिट्रीट कर लेना चाहिए। ब्रांच लीडर बोलता है, क्या तुम सीरियस हो, सॉर्ट ग्रेवयार्ड की एंट्रेंस हमारे सामने है, क्या तुम सच में ये कह रहे हो कि हमें यहाँ से रिट्रीट कर लेना चाहिए। तभी उनके सामने एक धमाका होता है। चुनम्युंग बोलता है कि जल्दी से यहाँ तक दौड़ते हुए आओ, मैंने तुम्हारे लिए रास्ते को क्रिएट किया है। ब्रांच लीडर बोलता है कि हाँ, लेकिन मेरे साथी काफी थक चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि वो और ज्यादा दौड़ पाएंगे। अब चनम्युंग को तो उन सभी पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उनकी मदद करने के लिए वहां तक पहुंच जाता है, और वो उनकी मदद तो इतने खास तरीके से करता है कि क्या ही बताओ। वो सीधे ही एक भिखारी को कॉलर से पकड़कर आसमान में उछाल देता है। ब्रांच लीडर ये देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया।
हम देखते हैं कि वो भिखारी सीधे ही उड़ते हुए शॉर्ट ग्रेवयार्ड की एंट्रेंस में जा गिरता है। मतलब कि क्या, अब मैं यहाँ पर क्या ही कहूँ। अब वो इसी तरीके से बचे हुए भिखारियों को भी उछालता है जो कि परफेक्टली शॉर्ट ग्रेवयार्ड की केव में जा गिरते हैं। अब लास्ट में बारी होती है ब्रांच लीडर की। उनके वहां से इंटर करने के बाद चुनमिंग बोलता है कि हाँ, जितने भी काम के लोग थे वो अंदर चले गए। अब मुझे यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो सीधे ही उन सभी मार्शल आर्टिस्ट के फेस पर पाँव रखते हुए शॉर्ट ग्रेवयार्ड की एंट्रेंस पर जा पहुंचता है। वो बचे हुए मार्शल आर्टिस्ट से कहता है कि तुम लोगों का यहाँ पर कोई काम नहीं है, अच्छा होगा कि अपने घर चले जाओ। अब वो बड़ी कूल अंदाज में बैक फ्लिप मारते हुए उस केव में इंटर करता है। वो अंदर जाते हुए कई सारे शॉर्ट स्लाइस लगाता है जिस वजह से केव की एंट्रेंस कोलैप्स हो जाती है, यानी कि भाई बाद में आने वाले लोगों के लिए रास्ता बंद। केव की इनसाइड में हम देखते हैं कि इन सभी लोगों को 3 शैडोलेस असासिन के ग्रुप ने रोक लिया होता है। वो उन्हें धमकाते हुए बोलते हैं कि आज तुम हमारे हाथ से मरने वाले हो। इस केव के बाहर तो भी तुम्हारा सरवाइव करने का चांस था, लेकिन इसके इनसाइड में तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। लोगों को तो ये भी पता नहीं चलेगा कि तुम जिंदा हो या मर गए। चुनबाइक जोंग से बोलता है कि यार इनसे बातें करने का कोई फायदा नहीं है। जोंग बोलता है कि हाँ, वैसे भी ये हमारी बातें सुनने नहीं वाले। चुनबाइक बोलता है कि ठीक है, फिर अब जबकि तुम हमारे रास्ते से नहीं हटने वाले तो फिर हमें मजबूरन तुम्हें डिफीट करना होगा। तभी वहां पर चुनम्यून की धमाकेदार एंट्री होती है। अब आप लोग तो ये अच्छे से जानते हो कि वो कितना अच्छा इंसान है। उसने एंट्री भी एक विलन के ऊपर ली होती है। वो दूसरे असासिन से पूछता है कि बताओ तुम हो कौन। वो असासिन घबराते हुए सोचता है कि यार ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। चुनमिंग बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, क्योंकि वैसे भी मैं तुम्हें पीटने वाला हूँ। अब दो को निपटाने के बाद वो चुनबाइक से पूछता है कि आखिर ये लोग है कौन। चुनबाइक अजीब से फेस के साथ बताता है कि ये शैडोलेस असासिन का ग्रुप है। हैनान में इन लोगों को टाइगर से भी खतरनाक माना जाता है। चुनमिंग तीसरे के भी काम को तमाम करते हुए बोलता है, क्या सच में? पता नहीं इस दुनिया के लोगों के साथ हुआ क्या है, ये इन जैसे वीक क्रिमिनल्स को इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों बयान करते हैं। चुनबाइक बोलता है, ये लोग वीक नहीं बल्कि तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो। फिर सोचता है आखिर ये बंदा दिन पे दिन इतना ज्यादा ग्रो कैसे कर रहा है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसकी लिमिट्स कहाँ पर है। फिर उन सभी असासिन्स की बॉडीज को देखकर बोलता है कि यार इन लोगों के साथ बहुत ही बुरा हुआ। हम देखते हैं कि वो सभी शॉर्ट ग्रेवयार्ड के एंट्रेंस बोर्ड को देख रहे होते हैं। चुनमिंग बोलता है कि ये कितना ज्यादा अजीब है, आखिर किसने इस बोर्ड के ऊपर शॉर्ट ग्रेवयार्ड का नाम लिखा होगा। जोग्युल बोलता है ऑब्वियसली मेडिसिन इमॉर्टल ने। चुनमिंग बोलता है आखिर कोई अपनी ग्रेव के ऊपर नाम कैसे लिख सकता है, क्योंकि ग्रेव के ऊपर नाम तो मरने के बाद लिखकर लगाया जाता है। अगर ये सच में मेडिसिन इमॉर्टल की ग्रेव है तो फिर इस पर नाम किसने लिखा, और अगर सच में इस पर किसी ने नाम लिखा है तो फिर इस बारे में अभी तक किसी को कुछ पता क्यों नहीं चला। जोंग बोलता है हो सकता है कि इस नाम को लिखने वाले मेडिसिन इमॉर्टल ही होंगे और उन्होंने इस जगह को अपनी ग्रेव के तौर पर चूज किया होगा। चुनमिंग बोलता है कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। वैसे इस ग्रेव को बनाने वाला पर्सन कोई भी क्यों ना हो, एक बात तो पक्की है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि किसी भी नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट के लिए जमीन की इतनी गहराई में इस जैसा स्ट्रक्चर बनाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं तुम लोगों को पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ कि सावधान रहना। ये कोई मामूली ग्रेवयार्ड नहीं बल्कि शॉर्ट ग्रेवयार्ड है। वो सभी चुनमिंग की बातों से एग्री करते हैं। ब्रांच लीडर बोलता है हम लोग यहाँ पर आ तो चुके हैं, लेकिन यहाँ से जाना बहुत ही मुश्किल होगा। ये जगह किसी शेर की गुफा से कम नहीं है। हमें यहाँ मिलने वाले सभी लोगों के साथ अलायंस को क्रिएट करना होगा, ताकि उनके पास से मिलने वाली नॉलेज का यूज करते हुए हम ओरिजिन एनर्जी पिल को जल्द से जल्द हासिल कर पाए। चुनम्यूंग बोलता है क्या तुम सच में ये सोचते हो कि ये जगह इतनी ज्यादा फ्रेंडली है? मैं तुम्हें ये बता दूं कि वुडोंग सेक्ट भी यहाँ पर मौजूद है। भले ही यहाँ पर आने वाले मार्शल आर्टिस्ट कितने ही फेमस क्यों ना हो, लेकिन वो वुडोंग सेक्ट के लिए एक सूरज के सामने टॉर्च के बराबर है। उन लोगों ने कब का वुडोंग सेक्ट से फाइट करने के लिए एक दूसरे के साथ टीम अप कर लिया होगा। वो एक क्रीपी सा फेस बनाकर बोलता है कि हाँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ। तुम लोग एक दूसरे के साथ फाइट करके अपनी एनर्जीज को वेस्ट करो, लास्ट में मैं तुम्हारे ऊपर धावा बोलूंगा। ब्रांच लीडर उसके फेस को देखकर बोलता है कि हाँ, मैं ये जानता था कि सब कुछ इसके प्लान के मुताबिक जा रहा है। फिर बोलता है कि डिवाइन ड्रैगन, मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन एक बार अगर वो लोग एनर्जी पिल को हासिल कर लेते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी मूव करना होगा। चुनम्यूंग बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ। वो अपने साथियों से बोलता है कि चलो चलते हैं। अब वो सभी चुनम्यूंग के साथ जाने के लिए रेडी हो गए होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनके साथ में हमारा ब्रांच लीडर भी होता है।
जिसे देख चुनम्यंग वहीं पर ही रुक जाता है। वो बोलता है, हे तुमसे किसने कह दिया हमारे साथ चलने के लिए? ब्रांच लीडर बोलता है, लेकिन मैं भी तो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चुनम्यंग बोलता है, क्या सच में? लेकिन मैंने तो आज तक किसी भिखारी को किसी की मदद करते हुए नहीं देखा। चलो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। ब्रांच लीडर बोलता है कि मेरे ऊपर भरोसा करो, यहाँ से बाहर जाने के बाद मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। चुनम्यंग बोलता है, आखिर तुम मेरे क्या ही काम आओगे? ज्यादा से ज्यादा तुम मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे और क्या। फिर सोचता है कि एक मिनट, ये इतना बुरा भी नहीं है। इसके जरिए मैं बेगर सेक्ट और माउंट सेक्ट के बीच अच्छे ताल्लुकात को क्रिएट कर सकता हूँ। और फिर उसे एक पर्सन की याद आती है। हाँ, ये पर्सन वही है जिसने के फर्स्ट एपिसोड में चुनमुन की जम के पिटाई की थी। अगर आप लोगों को याद हो तो ये पर्सन भी भिखारी था। अब ये याद आने के बाद वो ब्रांच लीडर से पूछता है कि बताओ तुम्हारी रैंक बेगर सेक्ट में कितनी हाई है। ब्रांच लीडर बताता है कि यार मुझसे हाई रैंक के बेगर सेक्ट में 100 से भी कम लोग होंगे, यानी कि ये टॉप 100 में आता है। चुनम्युंग पूछता है, क्या तुम किसी भी एरिया के बैगर को मेरे लिए पकड़ सकते हो? ब्रांच लीडर बोलता है कि हाँ, ये तो मेरे लिए चुटकियों बजाने जितना आसान है। चुनम्युंग हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, फिर तुम हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मेरे लिए एक बैगर को तलाश करना होगा। ब्रांच लीडर बोलता है कि ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे उसका नाम बता सकते हो? चुनम्युंग बोलता है कि हाँ, वो वुहान ब्रांच में रहने वाला जोंगपाल है। अब इतने डरावने फेस को देखने के बाद ब्रांच लीडर पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? चुनम्युंग बोलता है कि ऑफ कोर्स, असल में उसे मेरा एक छोटा सा उधार चुकता करना है। अब इतना बताकर चुनम्युंग वहां से आगे बढ़ जाता है। ब्रांच लीडर सोचता है, पता नहीं उस जोंगपाल ने इस बंदे से क्या उधार लिया होगा, लेकिन इसके रिएक्शन को देखने के बाद तो मैं उस जोंगपाल की गुड हेल्थ के लिए पहले ही दुआ कर लेता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो लोग शॉर्ट ग्रेवयार्ड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिए होते हैं, जहाँ चलते चलते हमारे ब्रांच लीडर की नज़र लाइटनिंग स्टोन पर पड़ती है। वो बोलते हैं कि यार ये कितने ज्यादा चमकदार है। एक तो इस जगह को इतनी जमीन की गहराई में बनाया गया, ऊपर से यहाँ इतने प्रीशियस मटेरियल का भी यूज किया हुआ है। सच में मेडिसिन इमॉर्टल तो काफी अमीर इंसान होगा, तभी उनके ऊपर जल रही लाइट बंद हो जाती है। वो देखते हैं कि वहां पर तो हमारा चुनम्युंग बैठा होता है। वो चुनम्युंग से पूछते हैं कि भाई तुम वहां पर क्या कर रहे हो? चुनम्युंग बोलता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं पैसे कमा रहा हूँ। हम देखते हैं कि उसने ऐसे कई सारे लाइटनिंग स्टोन को कलेक्ट किया होता है। ब्रांच लीडर सोचते हैं कि यार अब मैं इस बंदे को क्या ही कहूँ, मुझे तो खुद अपने ऊपर शक हो रहा है कि आखिर मैंने इस बंदे के ऊपर ट्रस्ट क्यों किया। फिर बोलते हैं कि ये सब कुछ अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर हम इसी तरीके से लेट करते रहे तो वुडोंग साइट ओरिजिन एनर्जी पिल को हासिल कर लेगा। चुनमिंग बोलता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ब्रांच लीडर बोलता है, लेकिन आखिर तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? चुनमिंग बोलता है, क्योंकि वो लोग तो अब भी मूव कर रहे हैं। ब्रांच लीडर तो ये सुनकर चौंक जाता है। वो बोलता है कि अब मुझसे ये मत कहना कि ये बंदा उन लोगों की एनर्जीज को डिटेक्ट कर पा रहा है। मुझे तो यहाँ से आगे कुछ लोगों की हल्की हल्की एनर्जी महसूस हो रही है, लेकिन मैं इस बात पर पक्का श्योर नहीं हूँ। मगर ये बच्चा ऐसे कह रहा है जैसे कि अपनी बात पर 100% श्योर हो, मानना पड़ेगा, ये काफी ज्यादा स्किल्ड है। फिर बोलता है, लेकिन अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो वो लोग हमसे पहले ओरिजिन पिल तक पहुंच जाएंगे। चुनमिंग बोलता है कि हाँ, ये तो काफी अच्छी बात है। ब्रांच लीडर पूछता है कि क्यों? चुनमिंग बोलता है कि ये तुम टाइम आने पर समझ जाओगे। अब ब्रांच लीडर सोचता है कि यार भले ही ये कितना ही स्किल क्यों ना हो, लेकिन मेरा इसके ऊपर ट्रस्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। जोंग बोलता है, जैसे जैसे हम इस गली में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये पतली होते जा रही है। चुनबाग बोलता है कि हाँ, जब हम इस गली में इंटर किए थे उस वक्त 5 लोग आराम से एक साथ चल सकते थे, लेकिन अब 3 लोग भी नहीं चल सकते। जोगिल बोलता है, मुझे यहाँ पर अजीब सी बदबू आ रही है। ईशॉल बोलती है कि ये बदबू ब्लड की है। कुछ और आगे चलने के बाद वो सभी अपने सामने का नज़ारा देख चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके सामने लाशों का ढेर पड़ा होता है। चुनबाक उसे देखकर बोलता है कि नहीं, ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। उन लोगों के मुंह से निकलने वाला ब्लड काला है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने पॉइजन का यूज करते हुए उनकी हत्या की है। चनम्यंग बोलता है कि नहीं, यहाँ पर एक ट्रैप सेट किया गया था, जरा देखो इनकी बॉडीज पर चारों तरफ नीडल्स लगी हुई है, यानी कि ये लोग इस ट्रैप के बीच फंस गए होंगे। ब्रांच लीडर सोचता है, मेडिसिन इमॉर्टल ने तो पूरी जिंदगी लोगों की जान बचाई थी, तो फिर मरने से पहले उसने इतने भयानक ट्रैप को क्यों सेट किया होगा। जॉन्ग बोलता है कि चुनम्यंग, आखिर हम इन लाशों का क्या करेंगे? चुनम्यंग बोलता है कि हम इनका कुछ भी नहीं कर सकते, चुपचाप आगे बढ़ते रहो। ज्यादा टाइम तक अगर हम यहाँ पर रुकते हैं तो फिर हमारे ऊपर भी पॉइजन अफेक्ट करेगा। और हाँ, यहाँ मौजूद किसी भी चीज को टच मत करना, ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। चुनबाक वहां पड़ी लाशों को देख अपने मन में बोलता है, तो यही है जियांगू की कड़वी सच्चाई। इस जैसी डरावनी जगह पर हमें अपने माउंट और सेट को प्रोटेक्ट करना होगा। हमारे जरिए लिया हुआ एक गलत डिसीजन सभी की जान को जोखिम में डाल सकता है।
जोग्युल चुनम्युंग से बोलता है, अब जबकि यहाँ पर एक ट्रैप लगा हुआ था तो फिर हो सकता है कि आगे भी ऐसे कई सारे लगे होंगे। चुनम्युंग बोलता है कि हाँ, हो सकता है। वैसे तो मैं मेडिसिन इमॉर्टल को नहीं जानता, लेकिन एक बात बता सकता हूँ कि ये जगह कोई ट्रेजरी रूम नहीं है। यहाँ की जाने वाली एक छोटी सी गलती के जरिए हम अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। ब्रांच लीडर की नज़र अपने ऊपर लगे हुए स्टोन पर पड़ती है। वो सीधे ही उसे निकालने लगता है। वो बोलता है कि यार जरा देखो इसे, ये पहले वालों से काफी यूनिक है। सनम्योंग बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। ब्रांच लीडर बोलता है, मैं तो बस इस स्टोन को कलेक्ट कर रहा था। अब मुझसे ये मत कहना कि यहाँ मौजूद सारे स्टोन तुमसे बिलोंग करेंगे। अब जबकि मैंने इसे पहले ढूंढा है तो फिर मैं इसे अपने पास रखूंगा। सनम्योंग गुस्सा होते हुए बोलता है, बेवकूफ, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यहाँ मौजूद किसी भी चीज को टच मत करना। तभी उन लोगों को किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। वो सभी के सभी अपने पीछे देखने लगते हैं। और यारो, पीछे का नजारा तो दिल दहलाने वाला होता है, क्योंकि वो पूरी के पूरी केव बंद होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसे देखने के बाद चुनम्योंग चिल्लाकर बोलता है, जल्दी से जान बचाकर भागो। अब वो सभी बड़ी तेजी के साथ भागना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रांच लीडर अपने साथियों से कहता है कि भिखारियों, ऐसे भागो जैसे कि तुम मरने वाले हो। वो सभी चिल्लाकर बोलते हैं, बॉस, अगर हम यहाँ पर से नहीं भागते हैं तो सच में मारे जाएंगे। चुनम्यों गुस्सा करते हुए बोलता है, देखा, इसीलिए मैं भिखारियों के साथ ट्रैवल नहीं करता। ये सारे के सारे बेवकूफ होते हैं। आखिर मेरे मना करने के बाद भी उस स्टोन को हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? तुम तो कह रहे थे कि तुम बहुत ही एक्सपीरियंस हो। कहाँ गया तुम्हारा एक्सपीरियंस? ब्रांच लीडर सोचता है, जब चुनम्योंग ने उन सारे स्टोन को कलेक्ट किया तब तो कुछ नहीं हुआ, और मैंने क्या है कि स्टोन को हाथ लगा दिया, ये पूरी गली बंद होना स्टार्ट हो गई। तभी उसकी नज़र अपने ऊपर मौजूद छत पर पड़ती है, जो कि टूटना स्टार्ट हो गई होती है। वो चिल्लाकर बोलता है कि जल्दी जल्दी भागो, वरना हम सभी यहीं पर ही मारे जाएंगे। सनबाइक बोलता है, आगे का रास्ता और ज्यादा पतला होता जा रहा है, इसलिए अब एक लाइन में एक इंसान को भागना होगा। ये सुनने के बाद तो चुनमिंग और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सीधे ही ब्रांच लीडर को पीछे से लात मार के बोलता है, मोटे, जल्दी जल्दी भाग, वरना तू यहीं पर ही मारा जाएगा। ब्रांच लीडर रोते हुए सोचता है, मैं तो सच में मार खाना डिजर्व करता हूँ। पता नहीं कौन सी मनुष्य गढ़ी थी जब मैंने उस स्टोन को हाथ लगाया था। चुनमिंग अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए बोलता है कि मेरे ऊपर ध्यान ना देते हुए सीधे सीधे दौड़ते रहो। अब वो सभी अपनी पूरी जी जान लगाकर दौड़ रहे होते हैं। जोग्युल चिल्लाकर बोलता है, मुझे आखिरी में लाइट दिखाई दे रही है, लगता है कि वहां से हम बच सकते हैं। सनबाइक ब्रांच लीडर को धक्का देते हुए बोलता है, जल्दी दौड़ो, वरना तुम हम सभी को यहीं पर ही मरवा दोगे। तभी हम चुनमियों को देखते हैं, जो कि सबसे लास्ट में दौड़ रहे पर्सन को एक जोरदार लात मारता है, जिस वजह से वो सभी के सभी रेलगाड़ी की तरह उछलकर उस केव से बाहर आ जाते हैं। और फिर उनके वहां से बाहर आते ही वो केव डिस्ट्रॉय हो जाती है। ब्रांच लीडर सोचता है कि चलो, अच्छी बात है कि हम वहां से टाइम पर निकलने में कामयाब हो गए, वरना मुझे तो लगा था कि हमारी खबर वहीं पर ही बनेगी। तभी चुनबाइक और जोंग चुनम्योंग का नाम पुकारना स्टार्ट कर देते हैं। जोग्युल जल्दी जल्दी वहां से पत्थरों को हटाते हुए चुनम्योंग को आवाजें लगा रहा होता है। वो सभी के सभी चुनम्योंग को उस केव में धंसा हुआ देख काफी घबरा गए होते हैं। ब्रांच लीडर थरथर कांपते हुए बोलता है, माउंट साइड का डिवाइन ड्रैगन, नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तुम तो एक ग्रेट स्वॉर्डमैन थे, जिसे कि फ्यूचर में पूरे जियांगू को लीड करना था। तुम इस जैसी किसी प्लेस पर कैसे मर सकते हो? वो अपने आप को ही कोसते हुए बोलता है कि नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आखिर मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? तभी चुनमिंग उन सभी पत्थरों को डिस्ट्रॉय करते हुए वहां पर एक धमाकेदार एंट्री लेता है। उन सभी लोगों का चुनमिंग को सही सलामत देखकर मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब ब्रांच लीडर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो चुनमिंग के हाथ को पकड़कर बोलता है कि हाँ, मुझे पता था कि तुम जरूर सरवाइव करोगे। तभी चुनमिंग उसके हाथ को दबाने लगता है। वो बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है? फिर मूड चेंज करते हुए बोलता है कि नहीं, अगर बातों से काम बन जाता तो फिर इस दुनिया में कभी वॉर होती ही नहीं। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें पहले थोड़ा सा पीटना चाहिए। बेचारा ब्रांच लीडर तो चिल्ला चिल्ला कर बता रहा होता है कि मेरी बात सुनो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। लेकिन चुनम्योंग कहाँ मानने वाला था। आप इन सभी लोगों के चेहरों को देखकर ये समझ सकते हो कि चुनम्योंग ने उसकी कितनी पिटाई की होंगी। सीन चेंज होकर के हमें वुडोंग साइड के लोगों को दिखाया जाता है, जो कि उनका पीछा कर रहे मार्शल आर्टिस्ट से जान छुड़ाकर भाग रहे होते हैं। अब दौड़ते दौड़ते एल्डर सैन के पैरों से एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से कई सारी ब्लेड्स के साथ उन पर अटैक होता है। लेकिन एल्डर सैन तो वुडोंग साइड के एक एल्डर है। वो अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी ब्लेड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो अपने मन में मेडिसिन इमोर्टल से कहते हैं कि कमीने, क्या ही जरूरत थी अपने ग्रेव के अंदर इतने खतरनाक ट्रैप्स को सेट करने की।
वो बोलते हैं कि सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से जा रहा था, लेकिन पता नहीं कहाँ से इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट जमा हो गए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन लोगों ने तो हमसे फाइट करने के लिए आपस में ग्रुप भी बना लिए। मैंने तो सोचा था कि वो सभी आपस में फाइट करके खत्म हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो पासा उल्टा पलट गया। क्या ये सब कुछ भी माउंट ऑर्साइड के डिवाइन ड्रैगन के प्लान का हिस्सा है? नहीं, भले ही वो कितना ही बड़ा जीनियस क्यों ना हो, लेकिन है तो छोटा सा बच्चा ही। अब यार ये एल्डर को कौन ही बताएगा कि वो छोटा सा बच्चा पहले ही 100 साल की जिंदगी जी चुका है। तभी पीछे से एल्डर वोन बताते हैं कि यार हमारा पीछा करने वाले मार्शल आर्टिस्ट हमारे और ज्यादा करीब आ चुके हैं, मुझे लगता है कि हमें उनसे फाइट करनी होगी। एल्डर सैन बोलते हैं कि ठीक है, मैं अपने साथ कुछ चुनिंदा डिसाइपल्स को लेकर यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, तुम यहीं रुक करके उन सभी लोगों को ब्लॉक करो। फिर वो अपने साथ जिन ह्योन और दो डिसाइपल्स को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। अब वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि उन्हें सामने से पॉइजन एरोस आते हुए दिखाई देते हैं। एल्डर सैन अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उन सभी एरोस को तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन वो मेडिसिन इमॉर्टल को गालियां देते हुए बोलते हैं कि कमीने, पहले तो तुमने खतरनाक हथियारों का यूज किया और अब क्या तुम पॉइजन का भी यूज कर रहे हो? तुम्हारा नाम मेडिसिन इमॉर्टल नहीं बल्कि डीमन इमॉर्टल होना चाहिए था। जिन ह्योन बोलता है कि एल्डर, मुझे सामने से कुछ लोग आते हुए सेंस हो रहे हैं। एल्डर बोलते हैं कि हाँ, मैं भी उन्हें देख पा रहा हूँ, लेकिन जमीन की इतनी गहराई में कोई कैसे रह सकता है? तभी वो बोलते हैं कि एक मिनट रुको, आखिर मैं इन सभी में से लाइफ एनर्जी को क्यों सेंस नहीं कर पा रहा हूँ? अब मुझसे ये मत कहना कि ये लोग पहले से ही मर चुके हैं। हाँ गाइस, ये सारे के सारे अनडेड है। तो इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो इसी तरीके से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। गुड बाय, टेक केयर।